नमस्कार। आज की बात में एक दुख भरी खबर अभी अभी आई है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं रहे। ये दुख भरी खबर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने दी है। पिछले कई दिन से पासवान बीमार चल रहे थे, एम्स में भर्ती थे। उम्र उनकी 74 साल की थी और देश के बड़े नेता थे। गरीबों के, दलितों के मसीहा के तौर पर उन्होंने काम किया। बहुत बरसों से मैं उन्हें जानता था, पारिवारिक रिश्ते थे। बहुत सारी राजनीति की बातें उनके साथ शेयर की। और आपको हैरानी होगी कि रामविलास पासवान 1969 में 1969 में एमएलए बन गए थे। 51 साल तक लगातार राजनीति में रहे। 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए और एक बार तो वो सबसे ज्यादा वोटों से चुने गए रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। बहुत लोकप्रिय थे अपने इलाके में। इस वक्त वो राज्यसभा के मेंबर थे और अपनी जो राजनीति है उसकी विरासत उन्होंने अपने बेटे चिराग को सौंप दी है। वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में मंत्री थे और उसके बाद जितनी भी सरकारें रही, जब भी कोई सरकार बनी, उस सरकार में रामविलास पासवान मंत्री थे। इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार में रामविलास पासवान खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। रामविलास पासवान को इंडिया टीवी की तरफ से, हमारे सारे परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। और आज की दूसरी बड़ी खबर, यह खबर भी दुख देने वाली है। यह मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है। ऐसा खुलासा जिसने मुझे चौंका दिया। यह खुलासा एक टीवी चैनल की टीआरपी रेटिंग के बारे में है। टीवी चैनल का नाम पुलिस ने बताया रिपब्लिक टीवी। 2 और चैनल्स भी हैं जो छोटे चैनल्स हैं, लोकल चैनल्स, वो भी इसमें नाम है। और पुलिस ने कहा कि रिपब्लिक टीवी ने पैसा देकर, लालच देकर टीआरपी बढ़ाने का काम किया। पुलिस का कहना है कि जिन घरों में टीवी की रेटिंग के सीक्रेट मीटर लगे हुए हैं, रिपब्लिक टीवी वहां तक पहुंच गया और मीटर वाले पैनल होम्स में लोगों को पैसा देकर दिन भर रिपब्लिक टीवी चलाने को कहा ताकि वो चैनल की रेटिंग में रिफ्लेक्ट हो सके। ये सब काम रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी बढ़ाकर एडवर्टाइजमेंट लेने के लिए, विज्ञापन लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए किया। रिपब्लिक टीवी पर ये सारे सनसनीखेज इल्जाम आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने लगाए। और सिर्फ इल्जाम नहीं लगाए, पुलिस कमिश्नर का दावा है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि रिपब्लिक टीवी ने पैसे देकर टीआरपी में गड़बड़ी करने की कोशिश की। और आज रात ही रिपब्लिक टीवी के मैनेजमेंट को पूछताछ के लिए समन जारी हो जाएंगे। मुंबई पुलिस ने जो कहा, जो खुलासा किया, जो इल्जाम लगाए, वो दुखद है। क्योंकि मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने जो बात कही वो एक न्यूज चैनल के बारे में है। और इस चैनल के बारे में उन्होंने कहा कि सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए, व्यूअरशिप के नंबर बढ़ाने के लिए उन्होंने बेईमानी की, गलत रास्ते को अपनाया और विज्ञापन पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, टीआरपी के दौड़ में नंबर बढ़ाने के लिए, झूठा दावा करने के लिए बेईमानी का सहारा लिया। मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने बड़े साफ लफ्जों में कहा कि मुंबई पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी बढ़ाने के लिए रिश्वत दी, भ्रष्टाचार किया। मैं आपको समझा देता हूं कि जो टीवी चैनल आप देखते हैं उसकी रेटिंग कैसे काउंट होती है, तो आपको पता चलेगा कि बेईमानी और यह फर्जी काम कैसे हो सकता है। देश भर में 40,000 से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां पर टीआरपी को मेजर करने वाले, उसको नापने वाले मीटर लगे हैं। ये मीटर किस इलाके में लगे हैं ये सीक्रेट रहता है। किस घर में लगे हैं ये बात भी सीक्रेट होती है। सिर्फ जिसके घर में मीटर लगा है उसको पता होता है। और ये मीटर बार्क की तरफ से लगाए जाते हैं। ये वो एजेंसी है जो हर हफ्ते टेलीविजन की रेटिंग को जारी करती है, उनको मेजर करती है। अब पुलिस का कहना है कि रिपब्लिक टीवी ने घरों में जो सीक्रेट मीटर लगे हैं इसके बारे में जानकारी हासिल की और जो कंपनी इन मीटर्स की मेंटेनेंस करती है उसके कुछ लोगों को पैसा देकर उन घरों के बारे में जानकारी हासिल की जिनमें मीटर लगे थे। इसके बाद इनमें से करीब 2000 घरों में से कुछ घरों के लोगों को पैसा देकर, यानी मुंबई में कुल 2000 घर ऐसे हैं जहां पर मीटर लगे हैं, ये पुलिस ने बताया। इनमें से कुछ घरों में रिपब्लिक टीवी ने लोगों को अप्रोच किया, पैसे दिए और कहा कि वो रिपब्लिक टीवी लगाकर टीवी ऑन करके छोड़ दें।
अब कई ऐसे घर हैं जहां पर जो लोग रहते हैं वो अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन उनके घर में अंग्रेजी चैनल चलता रहा। इससे चैनल की रेटिंग बढ़ गई, टीआरपी बढ़ गई। पुलिस कमिश्नर परमवीर ने कहा कि इस फर्जीवाड़े के सबूत हैं और इस तरह की हरकत करने वाले 2 छोटे मराठी चैनल्स के मालिकों को गिरफ्तार किया गया है और रिपब्लिक टीवी में जो लोग जिम्मेदार हैं इस काम के लिए उनको समन किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी और जरूरी हुआ तो कानून के तहत जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने उनकी बातें सुनी तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन उन्होंने जो डिटेल्स दी उसके बाद तो शक की गुंजाइश नहीं रही, किसी तरह की किंतु परंतु की बात हो नहीं सकती थी। परमवीर सिंह की बात सुनकर लगा कि मुंबई पुलिस ने जब शिकायत मिली उसके बाद उसकी जांच की है और लोगों से पूछताछ की है। जब साजिश का पता लग गया, 2 चैनल्स के मालिकों को गिरफ्तार भी किया। जिन लोगों को पैसा दिया गया उन लोगों के बयान रिकॉर्ड कर लिए। जिन लोगों को खरीद कर उनके घरों के पते हासिल किए थे, जिनमें मीटर लगे थे, उन लोगों ने उसे कबूल कर लिया। इसके बाद मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस कमिश्नर का दावा है कि पुलिस ने जांच बार्क की शिकायत पर शुरू की। बार्क ने बताया था कि उनके एनालिसिस में कुछ अननेचुरल ट्रेंड्स दिख रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है और इस शिकायत पर पुलिस ने जांच की तो हकीकत सामने आ गई और जांच में रिपब्लिक टीवी का नाम सामने आया। जिन लोगों के घर में टीआरपी बॉक्स लगे हैं उन लोगों ने यह कबूल किया कि कुछ खास चैनल देखने के लिए उन्हें पैसे दिए गए। पुलिस कमिश्नर का दावा है कि इस केस में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपब्लिक टीवी के डायरेक्टर्स और प्रोमोटर्स के खिलाफ जांच जारी है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशंस ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, 2 चैनल के ओनर्स, फक्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और अब हमारे जो गुने के इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं वो रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविज़न के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की बात सुनकर लगा कि पुलिस ने टीवी इंडस्ट्री की बारियों को तो समझा है, टीआरपी के प्रोसेस को समझा है। आज परमवीर सिंह ने यह बताया कि टीआरपी को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है। टीआरपी का मतलब है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। किस चैनल को कितने लोगों ने देखा, कितनी देर देखा, किस उम्र के लोगों ने देखा, महिलाओं ने कितना देखा, इन सारी बातों को टीआरपी में एनालाइज करके बताया जाता है और यह बताने की जिम्मेदारी बार्क की है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इसके लिए कुछ चुने हुए घरों में, जिनकी संख्या करीब 40,000 है, टीआरपी मेजरमेंट बॉक्स लगाए जाते हैं। लोगों ने किस प्रोग्राम को कितनी देर देखा इसकी पूरा रिकॉर्ड होता है और हफ्ते भर के डेटा को एनालाइज करके टीआरपी तय की जाती है। जिन घरों में टीआरपी मीटर लगे होते हैं उनकी जानकारी मैंने आपको बताया कि सीक्रेट होती है। किसी चैनल वाले को पता नहीं होता कि किन घरों में मीटर लगे हैं, लेकिन रिपब्लिक टीवी ने पता लगा लिया। मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक जिस कंपनी को ये टीआरपी बॉक्स लगाने का और उनके मेंटेनेंस का ठेका दिया गया था, उसी कंपनी के फॉर्मर एम्प्लॉइज के साथ मिलकर रिपब्लिक टीवी ने यह काम किया। टीआरपी को मेजर करने के लिए एक बीएआरसी नाम की एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि टीआरपी को मेजर करने का काम करती है। इस कार्य के लिए
ये बैरोमीटर्स इंस्टॉल करते हैं देश भर में अलग अलग शहरों में, और देश में पूरे देश में लगभग 30,000 या उससे थोड़े अधिक बैरोमीटर्स लगाए गए हैं, और लगभग 2,000 बैरोमीटर्स मुंबई में इंस्टॉल किए गए हैं टीआरपी को मेजर करने के लिए। बैरोमीटर्स कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं ये डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, और ये बैरोमीटर्स को इंस्टॉल और मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है बीएआरसी ने एक हंसा नाम की कंपनी को दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ हंसा के, जो कि बीएआरसी के साथ काम करते हैं, वो इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, टेलीविज़न चैनल से शेयर कर रहे थे, और शेयर करने के बाद उन हाउस होल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। जो मैनिपुलेटेड हाउस होल्ड्स थे, जो डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा था, उन हाउस होल्ड्स को बोला जाता था कि आप किसी विशेष चैनल को ऑन रखिएगा, आप देखें या ना देखें, लेकिन ये चैनल ऑन रहना चाहिए, आप घर में हैं या नहीं हैं, ये चैनल ऑन रखिए। और ऐसा भी देखने को आया कि कुछ व्यक्ति तो जो अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनके घर में इंग्लिश के चैनल्स को ऑन करके रखने की डील की गई थी। मेरी कोशिश रहती है कि आपको दोनों तरफ की बात सुनवाई जाए। मुंबई पुलिस ने इल्ज़ाम लगाए, ये हमने सुना। अब जानना चाहते थे कि क्या रिपब्लिक टीवी इसका कुछ जवाब देता है, क्योंकि जवाब तो ज़रूरी है। रिपब्लिक टीवी की तरफ से सवाल उठाया गया कि बार्क ने किसी शिकायत में रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं लिया, तो फिर परमवीर सिंह ने इस टीवी चैनल का नाम कैसे लिया। असल में बार्क ने मुंबई पुलिस को जो शिकायत दी थी उसमें सिर्फ ये कहा था कि उसके डेटा एनालिसिस से गड़बड़ी की शंका हो रही है, पुलिस जांच करे। और जब पुलिस ने जांच की तो 3 चैनल्स के नाम आए, इनमें एक रिपब्लिक टीवी है और 2 चैनल वक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा है, लोकल मराठी चैनल है। रिपब्लिक का नाम जांच में आया तो सबूत मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से बात शेयर की और कहा कि रिपब्लिक ने पैसे देकर टीआरपी हासिल करने का काम किया। अब जल्दी ही रिपब्लिक टीवी के मैनेजमेंट के खिलाफ एक्शन होगा। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि बार्क से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सबसे पहले हंसा कंपनी के एक्स एम्प्लॉय को अरेस्ट किया। उससे पूछताछ में हंसा और बार्क में काम करने वाले कुछ और कर्मचारियों के बारे में जानकारी मिली, और इसके बाद पुलिस ने एक और शख्स को अरेस्ट किया, जिन्हें कोर्ट ने कल तक पुलिस की कस्टडी में भेज दिया। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि ये लोग उन परिवारों को पैसा देते थे जिनके घर में टीआरपी मीटर लगे होते थे, उनसे कुछ खास चैनलों को देखने को कहा जाता था। अब तक की पूछताछ में इस मामले में 3 चैनल्स का नाम आया है। रिपब्लिक टीवी का नाम मैंने आपको बताया, और इसके अलावा 2 और चैनल्स आए हैं, वक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा, और इनके जो मालिक हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। एक पहले हमने हंसा का एम्प्लॉय पहले अरेस्ट किया, एक्स एम्प्लॉय, और उससे जानकारी मालूम पड़ी कि इस प्रकार के उसके और भी कुछ साथी थे जो हंसा के लिए काम करते थे, बीआरसी के लिए काम करते थे। 2 व्यक्तियों का अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, उनकी हमको कस्टडी 9 अक्टूबर तक मिल चुकी है, और उनके कुछ साथी हम उनको ढूंढ रहे हैं। कुछ मुंबई में हैं, कुछ मुंबई से बाहर भी हो सकते हैं। जो ये कार्य करते थे, इन चैनल्स के बिहाफ पे ये लोग जाकर हाउस होल्ड्स को पैसा देते थे पर मंथ के हिसाब से, और कुछ चैनल्स को कॉन्स्टेंटली अपने घर में ऑपरेट करने के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा था। जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है, उसके अकाउंट से हमने करीब 20 लाख रुपए सीज कर लिए हैं, और उसके अलावा करीब 8.5 लाख रुपया कैश में हमने उसके बैंक लॉकर से भी जब्त कर लिया है। अभी तक जो हमारे सामने जानकारी आई, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें 3
ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं या 3 ऐसे चैनल्स कहूँगा जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुई है। 2 तो छोटे चैनल थे, एक तो फख्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा। आई रिपीट, फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा। इनके जो ओनर्स हैं उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। जो गुनाह दाखिल किया गया था बीआरसी की या हंसा की कंप्लेंट पर, वो था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एंड चीटिंग का, 409 एंड 420 ऑफ इंडियन पीनल कोड। कंप्लेनेंट था, जैसे मैंने आपको बताया, हंसा नाम की एजेंसी है जो बीआरसी के लिए काम करती है। परमवीर सिंह ने कहा कि बेईमानी करके टीआरपी बढ़ाने के बाद रिपब्लिक टीवी की एडवर्टाइजिंग में जो कमाई हुई है उसे प्रोसीड ऑफ क्राइम माना जाएगा। पुलिस उन एडवर्टाइजर से पूछताछ करेगी जिन्होंने इस चैनल पर विज्ञापन दिए और पता करेगी क्या उन्हें टीआरपी मैनिपुलेशन की जानकारी थी, और अगर जानकारी थी तो उन्हें भी क्राइम में कॉम्प्लिसेट यानी अपराध में भागीदार माना जाएगा, और अगर टीआरपी मैनिपुलेशन की जानकारी नहीं थी तो उन्हें फ्रॉड का शिकार माना जाएगा। आप सभी को मालूम है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट का गेम होता है टेलीविज़न पे, ये हजारों करोड़ का गेम होता है, और छोटे से मैनिपुलेशन, कुछ पॉइंट्स के मैनिपुलेशन का असर एडवर्टाइजमेंट में कई सौ करोड़ में जाकर पड़ता है। अब हम ये भी एग्जामिन कर रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट से जो फंड प्राप्त हुए थे इन चैनल्स को मैनिपुलेट करके, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम माने जाएंगे, और जिन एडवर्टाइजर से ये पैसा प्राप्त हुआ था मैनिपुलेट टीआरपी करके, उन एडवर्टाइजर्स को भी बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी कि वो कॉम्प्लिसिट थे इसमें या वो विक्टिम है इस फ्रॉड के, जो कि एडवर्टाइजर्स के ऊपर, पूरी टेलीविज़न इंडस्ट्री के ऊपर कुछ लोग खेल रहे थे। मैनिपुलेट करके पूरे टीआरपी के सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा था। और जितने अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें मैंने आपको बताया कि 3 टेलीविज़न चैनल्स के नाम सामने आए हैं। सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टेलीविज़न का। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं टेलीविज़न चैनल के, उनको एग्जामिन किया जाएगा। जो वहाँ फंड्स रिसीव हुए हैं एडवर्टाइज़र से, उनको एग्जामिन किया जाएगा, और अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से आए हुए फंड्स हैं तो उनको जब्त करने की या अकाउंट्स को सीज करने की, फ्रीज करने की कार्रवाई भी इसमें आगे की जा सकती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस समय तक हम 2 व्यक्तियों को अरेस्ट कर चुके हैं। पहले आज 2 को अरेस्ट किया गया है जो छोटे चैनल्स के जो ओनर्स हैं, एंड जो तीसरी बड़ी आइडेंटिटी सामने आई है रिपब्लिक टीवी, उसके कौन लोग इस कार्य में, मैनिपुलेशन में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग के गुने में इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि टीआरपी में मैनिपुलेशन सिर्फ नंबर 1 बनने के लिए नहीं किया जाता, ये सिर्फ दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं होता, मकसद पैसा कमाना होता है, विज्ञापन के जरिए पैसा कमाने के लिए किया जाए। परमवीर सिंह ने कहा कि टीवी इंडस्ट्री में हर साल हजारों करोड़ के जो विज्ञापन दिए जाते हैं, किस चैनल को कितने ऐड दिए जाएंगे, ऐड का रेट क्या होगा, ये डिपेंड करता है टीआरपी के आधार पे, और टीआरपी में थोड़े से फर्क से करोड़ों का फायदा नुकसान हो सकता है, इसीलिए टीआरपी को इतना अहम माना जाता है। आप सभी जानते हैं टीआरपी का अर्थ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स होता है। टेलीविजन की जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है उसका एस्टिमेट 30 से 40 हज़ार करोड़ के बीच में लगाया जाता है। एंड एडवर्टाइजमेंट के रेट किस प्रकार से फिक्स किए जाएंगे वो टीआरपी के ऊपर निर्भर करता है, कौन से चैनल को किस हिसाब से टीआरपी का रेट, एडवर्टाइजमेंट का रेट मिलेगा। तो टीआरपी पॉइंट में अगर छोटा सा भी बदलाव होता है मैनिपुलेशन से या अदरवाइज, उसका असर हंड्रेड ऑफ करोड़ में पड़ता है। रेवेन्यू पे, एडवर्टाइजर से जो पैसा आता है उस पर पड़ता है। कुछ लोगों को उसका फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को उसका नुकसान होता है। मुंबई पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर हैं। रिपब्लिक टीवी ने अपनी सफाई में बहुत कुछ बातें कही हैं और इस समय
मुंबई के पुलिस कमिश्नर हमारे साथ हैं। इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह हैं। परमवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने रिपब्लिक टीवी के बारे में, दो बाकी चैनल्स के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये मैनिपुलेशन हो कैसे रहा था? जी हाँ, तो हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई थी हंसा एजेंसी के द्वारा, जो कि बार्क, जो कि टीआरपी रेटिंग एजेंसी है, उसके लिए काम करती है। मेंटेनेंस इक्विपमेंट का, टीआरपी रेटिंग मेजर करने का, ये सारा कार्य करती है। और उन्होंने आके कंप्लेंट दी कि उनके कुछ एक्स एम्प्लॉइज़ उनका डेटा ले जा चुके हैं, जो कि कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। टीआरपी मेजर करने के मीटर्स कहाँ पर लगे हैं, किन कस्टमर्स के घर पे लगे हैं, वो डेटा लेकर जा चुके हैं। उसका इस्तेमाल वो चैनल्स के साथ मिलकर टीआरपी मैनिपुलेशन करके लोगों की टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और जहाँ टीआरपी बढ़ती है वहाँ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बढ़ता है, एडवर्टाइजर्स को उसका नुकसान होता है, बाकी चैनल्स को नुकसान होता है। इस प्रकार की कंप्लेंट उन्होंने आकर हमको दी। उसके आधार पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आईपीसी 409 और चीटिंग का आईपीसी सेक्शन 420 का हमने गुना दाखिल किया। उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। जो ये दो एक्स एम्प्लॉयज़ थे हंसा के, इनको अरेस्ट किया गया। इनके पास से कुछ पैसा रिकवर हुआ और उनसे हमको ये भी मालूम पड़ा कि इस प्रकार का डेटा मैनिपुलेशन वो कुछ चैनल्स के साथ मिलकर कर रहे थे, टीआरपी मैनिपुलेशन कर रहे थे। उसमें दो छोटे चैनल्स का नाम सामने आया, एक तो फ़क्त मराठी और एक बॉक्स सिनेमा। इन दोनों चैनल्स के, छोटे चैनल्स के ओनर्स जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक 4 अरेस्ट हुए हैं। और जो तीसरा बड़ा नाम आया वो रिपब्लिक टीवी का था कि इस प्रकार का मैनिपुलेशन टीआरपी का वो रिपब्लिक टेलीविज़न के साथ मिलकर कर रहे थे। और टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ सस्पिशियस ट्रेंड्स बार्क ने नोटिस किए थे इनकी रिपब्लिक टीवी के व्यूअरशिप में। और उन्होंने ऐसे कुछ सस्पिशियस हाउस होल्ड्स के नाम दिए जहाँ पे के सस्पिशियस व्यूअरशिप देखी गई थी। तो हमने अपने गुने में आगे फिर ये 2 कर्मचारियों को अरेस्ट करने के बाद जो इस प्रकार के हाउस होल्ड थे जहाँ पे ऐसी सस्पिशियस व्यूअरशिप देखी गई थी, उनको बुलाया। उन्होंने ये कंफर्म किया कि उनको पैसा दिया गया था ये स्पेसिफिक टेलीविज़न को ऑन रखने के लिए। उनमें घर में वो देख रहे हों या नहीं देख रहे हों, घर में हों या नहीं हों, उनको इंग्लिश आती है नहीं आती, फिर भी इंग्लिश का चैनल ऑन रखने के लिए इस प्रकार से टीआरपी बढ़ाई जा रही थी। इस प्रकार के हाउस होल्ड्स को मैनिपुलेट कर कर जहाँ पर ये बैरोमीटर लगे हुए हैं जो कि टीआरपी को मेजर करते हैं। और एक बार टीआरपी में छोटा सा भी फ़र्क पड़ता है, उससे एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में करोड़ों का, सैकड़ों करोड़ का फ़र्क पड़ता है। एडवर्टाइजर्स को नुकसान होता है, बाकी चैनल्स को नुकसान होता है। और यही केस है हमारा जिसमें आगे इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। लेकिन परम सिंह जी, जो पैनल होम्स हैं तो बहुत सीक्रेट होते हैं, तो कैसे रिपब्लिक टीवी को पता चला कि कौन से पैनल होम हैं, कहाँ किसी को भेजा जा सकता है, कहाँ पैसे दिए जा सकते हैं? जैसा हमने कहा कि जो 2 एक्स एम्प्लॉयज़ थे हंसा के, जिनके पास ये पूरी लिस्ट थी, वो लिस्ट लेकर जब उन्होंने नौकरी छोड़ी, ये लिस्ट साथ लेकर छोड़ी उन्होंने। और ये लिस्ट का इस्तेमाल वो चैनल्स को बेचकर टीआरपी मैनिपुलेशन में इन चैनल्स की मदद कर रहे थे। तो जो एक्स एम्प्लॉयज़ के द्वारा इन चैनल्स को, ये जहाँ कहाँ बैरोमीटर लगे हुए हैं, ये जानकारी इन चैनल्स को मिल रही थी। अब कितने दिन से ये चल रहा था, कितने घरों में ऐसा हो रहा था? ये आगे सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हमारे पीरियड कोई लिमिटेड पीरियड के लिए अभी तक हमको दी है, जो हमको उन्होंने एनालिसिस करके ट्रेंडिंग उनको बताया, जहाँ सस्पिशियस ट्रेंडिंग हो रही थी, अननेचुरल ट्रेंडिंग हो रही थी। लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन में बाकी भी पीरियड का एग्जामिन करेंगे, कुछ और भी चैनल्स के नाम हैं वो भी एग्जामिन करेंगे। और जिसके विरुद्ध भी हमको एविडेंस मिलेगी, चाहे किसी भी चैनल का कहीं ऊंचा व्यक्ति हो, नीचा व्यक्ति हो, हम व्यक्ति के ओहदे को, उसके स्थान को ना देखते हुए एविडेंस के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जी, रिपब्लिक टीवी ये कह रहा है कि जो पुलिस के पास शिकायत है, बार्क ने जो शिकायत की है उसमें उनका नाम नहीं है। हमारे को बार्क ने रिपोर्ट दी है सस्पिशियस ट्रेंडिंग की, रिपब्लिक टेलीविज़न की। फिर जो जिन सस्पिशियस हाउस होल्ड्स की जो उन्होंने हमको लिस्ट दी थी, जिनको बुलाया गया,
उन हाउस होल्ड्स ने कंफर्म किया कि उनको पैसा दिया गया था रिपब्लिक टेलीविज़न देखने के लिए, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई हैं और उसके आधार पर ही आज हमने जाहिर किया है कि रिपब्लिक टेलीविज़न भी हमारे इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है और उनके जो भी अब आगे एविडेंस उनसे इकट्ठी की जाएगी, आवश्यक है जिसको उसको समन किया जाएगा और जिस प्रकार की एविडेंस इसमें आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो कह रहे हैं रिपब्लिक टीवी के लोग कि उन्होंने सुशांत सिंह के केस में आपसे सवाल पूछे थे, आप पर सवाल उठाए थे, तो इसलिए उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल तो उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछे, सवाल उठाए होंगे जबकि हमारा इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था। जो हमारे कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी, हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट थी, वो एम्स हॉस्पिटल ने भी अप्रूव कर दी है, ऐसा भी सामने आया है। तो हर एजेंसी में, हर जगह पर, कंट्री की हाईएस्ट फोरम में जो हमारी रिपोर्ट थी उस पर स्टैंप ऑफ अप्रूवल लगा। तो लोग बिना हमारी रिपोर्ट को जाने, बिना हमारे इन्वेस्टिगेशन को जाने, अगर हमारे इन्वेस्टिगेशन का वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से मलाइन करने के लिए मुंबई पुलिस को, हमारे इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्रेडिट करने के लिए अगर इस प्रकार का कैंपेन चला रहे थे तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन हमारा कैंपेन, हम कोई कैंपेन नहीं चला रहे, हम एक फेयर और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिस प्रकार की एविडेंस आएगी उस प्रकार से आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अभी अपने चैनल पर बहुत ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला के कह रहे थे कि मैं पालघर का इन्वेस्टिगेशन जारी रखूँगा, मैं सुशांत सिंह की मौत का इन्वेस्टिगेशन जारी रखूँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है सारे जांच से। हमने किसी काम से उनको रोका नहीं है, जो उनका ज़मीर परमिट करता है उस प्रकार से बिल्कुल जो भी चाहते हैं उस प्रकार से कैंपेन चलाएं, कार्रवाई का चलाएं, किसी भी प्रोग्राम को चलाएं, हमको उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अब लास्ट सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के कहने पर आपने मुकदमा दर्ज किया है और आपने धमकी दी है कि आप उनका चैनल बंद करा देंगे। हमारे पास कंप्लेंट बार्क से आई थी, हंसा नाम की एजेंसी ने बार्क के बिहाफ पे हमको आके कंप्लेंट दी है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के नीचे बार्क है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मुंबई पुलिस को किस केस में इन्वेस्टिगेट करना है, किस प्रकार से करना है, ये आदेश हमको गवर्नमेंट से नहीं आते। एज अ प्रोफेशनल एजेंसी जहां हमारे पास कोई गुने की रिपोर्ट आती है, गुना दाखिल करके उसमें प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस केस में भी एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। हम किसी को टारगेट ना कर रहे हैं, ना करेंगे। परमवीर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह, इनसे मैं समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस पूरी खबर से मीडिया की छवि तो खराब हुई है, लोगों का भरोसा तो टूटा है। इसलिए इस मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए, मामले को अंजाम तक पहुंचना चाहिए। मुंबई के पुलिस कमिश्नर के इस खुलासे से मीडिया की छवि कितनी खराब हुई है, यह समझने के लिए आपको सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की बात सुननी चाहिए। ये उन्होंने एक दिन पहले कल कही थी। कल प्रकाश जावड़ेकर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, वहां संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। यहां प्रकाश जावड़ेकर ने टीआरपी की बात की, टीआरपी के कारण मीडिया की गिरती साख की बात की और उसके बाद टीआरपी में गड़बड़ी की शिकायतों का जिक्र भी किया। उस वक्त मुझे लगा था कि जावड़ेकर ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन आज जब मुंबई में पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो खुलासा किया, उसके बाद ये बात समझ में आई, उन्होंने ये क्यों कहा था। आज समझ लेना, पहले पीत पत्रकारिता ऐसा एक शब्द होता था, फिर पेड न्यूज होता था, फिर फेक न्यूज होता था, अब टीआरपी पत्रकारिता हो गई है कि टीआरपी के चक्कर में भले भले आ जा रहे और टीआरपी को शरण है। पहले तो एक टैम नाम की संस्था थी, उन्होंने देश भर में 5-10 करोड़ जब टीवी थे तब 5,000 मशीन उन्होंने लगाए थे। ये प्राइवेट संस्था थी, वो टीआरपी निकालती थी कि कौन सा कार्यक्रम, कौन सा चैनल, कौन सा ज्यादा देखा जाता है। तो मैं मंत्री बना था तो मैं उनके कार्यक्रम में गया था, तो उस समय बार्क ये टीवी चैनल वाले ही तैयार करने वाली संस्था, तो हमने स्वागत किया
कहा कि ये अच्छा है, सेल्फ रेगुलेशन आप करो, लेकिन अब उसी में से लोग आ रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं। जो संस्थापक थे वही शिकायत करता हो गए अब। और टीआरपी के हमले से ऐसी स्थिति हो गई कि पिछले 2 सप्ताह का या 2 महीने का भी आप जरा याद करो कैसे रिपोर्टिंग आया है, तो भी हमें समझेगा कि कहां तक पहुंच गई है ये टीआरपी का अनावश्यक बोझ। मीडिया को कभी न कभी बंद करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, या कुछ अच्छा उसका रूप देना पड़ेगा। जावड़ेकर की बात सही है, इस पूरे सिस्टम में सुधार की तो जरूरत है। उन्होंने कहा कि मीडिया की लोकप्रियता दर्शकों की पसंद नापसंद को समझने के लिए पैमाना होना चाहिए, लेकिन पैमाना ऐसा होना चाहिए जिससे साख न गिरे। लोकप्रियता गिनने का मशीन होना चाहिए, लोकप्रियता गिनने का तरीका होना चाहिए, लेकिन उसके कारण लोग अपना कार्यक्रम बदले और उकसाने वाले भी खबरें चलाए, ये तो पत्रकारिता नहीं होगी। इसलिए मेरा सबको आग्रह है, क्योंकि हम सेल्फ रेगुलेशन में विश्वास करते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार विश्वास रखती है मीडिया पर, मीडिया के आजादी पर। मीडिया अपनी स्वतंत्रता संयम से कैसे काम करे इसकी यंत्रणा खुद तैयार करे, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हो इसके लिए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही तय करना होता है, उसके लिए किसी के हुक्म की जरूरत नहीं होती, और वो हो ये हमारी इच्छा है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा वो दिखाई भी दे रहा है, वो हो भी रहा है। छोटी सी सफलता के लिए, थोड़े से पैसे के लिए, दर्शकों की संख्या को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए जब मैनिपुलेशन किया जाता है, दर्शकों के साथ ये धोखा होता है। गलत रास्ते अपनाने से किसी भी टीवी चैनल की और टीवी चैनल की वजह से पूरे मीडिया की साख गिरती है, सब लोग शक के दायरे में आते हैं। हमारा जो काम है वो भरोसे का काम है। दर्शक हम पर भरोसा करते हैं और उसके आधार पर अपनी राय बनाते हैं, इसलिए इस काम में जिम्मेदारी भी है। जो भी है वो दर्शकों का भरोसा है, दर्शकों का प्यार है, और इस भरोसे का कायम रहना बहुत जरूरी है। अगर इस सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, छल किया गया, फरेब किया गया, तो यह रिश्ता टूटेगा। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने रिपब्लिक टीवी के बारे में जो बात कही, उससे व्यूअर्स के विश्वास पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, ये विश्वास टूटता है। और प्रकाश जावड़ेकर ने बिल्कुल ठीक कहा, सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिस पर शक न हो, सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिस पर लोग भरोसा करें। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बिहार की सियासत में एक हवलदार डीजीपी पर भारी पड़ा। बिहार के चुनाव की इंटरेस्टिंग खबर आपको बताता हूं। बिहार के सियासी अखाड़े में डीजीपी पर हवलदार भारी पड़ गया। कुछ दिन पहले तक गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी थे। चुनाव से पहले वीआरएस लेकर सियासत के मैदान में आए थे, जेडीयू में शामिल हुए थे और लगता था वो चुनाव लड़ेंगे, बक्सर से लड़ेंगे, लेकिन बक्सर की सीट बीजेपी के खाते में चली गई। और मजे की बात है कि बीजेपी ने बक्सर से जिन परशुराम चतुर्वेदी को अपना उम्मीदवार बनाया, वो परशुराम चतुर्वेदी पुलिस विभाग में हवलदार रह चुके हैं। परशुराम चतुर्वेदी 1985 में बिहार पुलिस में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे और जब उन्होंने 2004 में वीआरएस लिया तब वो हवलदार थे। राजनीति में परशुराम चतुर्वेदी की पहचान एक किसान नेता की है। हालांकि परशुराम ने आज कहा कि गुप्तेश्वर पांडे उन्हें अपना छोटा भाई मानते हैं और बड़े भाई का आशीर्वाद उनके साथ है। छोटा भाई मानते हैं, इसलिए उन पर कोई टिप्पणी नहीं है। मेरे बड़े भाई है बस। कई दिनों से चर्चा चल रही है। वो चर्चा चल रही होगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मैं एक ही बात कहा कि मेरे बड़े भाई हैं, बस वही, उससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। अब माना तो ये जा रहा था कि गुप्तेश्वर पांडे ने सियासत में आने के लिए इस्तीफा दिया।
गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं मिला तो सबको हैरानी हुई। हालांकि आज गुप्तेश्वर पांडे ने कहा अब वो डीजीपी नहीं है, पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी जो फैसला करेगी वो मानेंगे, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। चुनाव लड़ने की संभावना थी, मैं हमेशा कहता रहा चुनाव में लड़ सकता था, किसी कारणवश ये समीकरण नहीं बैठा। राजनीति में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, तो मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मैं एनडीए के साथ हूं, एनडीए के साथ रहूंगा। और जहां भी पार्टी एनडीए मतलब नीतीश जी का जहां भी आदेश होगा और भाजपा का, मैं दोनों दलों के लिए जहां जरूरत पड़ेगी वहां अपने प्रभाव का, अपने गुडविल का इस्तेमाल करूंगा। प्रचार में जाने की जरूरत होगी तो प्रचार भी करूंगा। अब पार्टी मेरी जिम्मेदारी तय करेगी और जो जिम्मेदारी तय करेगी उसको निष्ठापूर्वक मैं उसको निभाऊंगा। गुप्तेश्वर पांडे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बिहार के डीजीपी थे और हाल ही में डीजीपी रहते हुए उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस पर तीखा हमला किया था। सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर काफी कमेंट किए थे। अब जब गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं मिला तो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को मौका मिला। अनिल देशमुख ने कहा उनके सवालों से बचने के लिए ही गुप्तेश्वर पांडे को जेडीयू ने टिकट नहीं दिया। वो उनका निजी मामला है, गुप्तेश्वर पांडे को टिकट देना नहीं देना उनके पार्टी का सवाल है। हमने सवाल किया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके प्रचार को जाएंगे, ये सवाल किया था। शायद उसके डर से उसको टिकट नहीं दिया होगा। खैर ये तो मजाक की बात है। गुप्तेश्वर पांडे सुलझे हुए इंसान हैं, परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेते हैं और हालत के हिसाब से तोलकर बोलते हैं। उन्होंने पहले 2009 में भी वीआरएस लिया था, उस वक्त भी चर्चा थी वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो उन्होंने फिर से पुलिस सर्विस ज्वाइन कर ली। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब गुप्तेश्वर पांडे पूरी तरह राजनीति में रहेंगे और उम्मीद तो यह है कि जेडीयू उन्हें किसी न किसी तरह से सियासत में एक बड़ी जगह जरूर देगा। अब एक दुखद खबर के बारे में आपको बताता हूं। जब मैंने कल रात सुना कि रिटायर्ड आईपीएस अश्विनी कुमार ने आत्महत्या कर ली तो पहली बार तो यकीन ही नहीं हुआ। अश्विनी कुमार हिमाचल प्रदेश के डीजीपी रहे, सीबीआई के डायरेक्टर रहे, नागालैंड के राज्यपाल रहे। 70 साल के अश्विनी कुमार ने कल शिमला में अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सीनियर आईपीएस रहे, बड़े पदों पर रहे अश्विनी कुमार की खुदकुशी से हर कोई हैरान रह गया। आज अश्विनी कुमार की खुदकुशी को लेकर जो डिटेल्स मिली वो चौंकाने वाली हैं। बताया गया कि अश्विनी कुमार डिप्रेशन में थे, काफी परेशान थे। उन्होंने फांसी का फंदा लगाने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो अपनी मर्जी से बीमारी और विकलांगता के चलते अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। उन्होंने लिखा उनकी आत्मा एक नई यात्रा पर जा रही है और इसके लिए किसी को दुखी होने की जरूरत नहीं। इस दुखद घटना पर अश्विनी कुमार के परिवार ने भी आज पूरी बात बताई। परिवार का कहना है कि शाम के करीब 7 बजे अश्विनी कुमार घर पर मेडिटेशन करते थे। ठीक उसी वक्त उनके बेटे और वो टहलने गए थे। वो घर के दरवाजे हमेशा खोलकर जाया करते थे, लेकिन जब वो वापस लौटे तो दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजों को तोड़ा गया तो अश्विनी कुमार का शव उनके कमरे में रस्सी से लटका हो पाया गया। आज शिमला में राजकीय सम्मान के साथ अश्विनी कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन अश्विनी कुमार के सुसाइड में एक सबक है, सफल होना खुशियों की गारंटी नहीं है। ये हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी देखा। करोड़ों रुपए कमाने वाले सफल एक्टर ने फांसी लगा ली। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, जिस तरह लोग सक्सेसफुल बनने की होड़ में छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, परिवार से दूर हो जाते हैं, तनाव में जीते हैं, ये सब डिप्रेशन की वजह बनता है और फिर इसका अंत दुखद होता है, जैसा अश्विनी कुमार के मामले में हुआ। हाथरस की बेटी पीड़ित परिवार के नाम, परिवार से पूछे बगैर कुछ लोग कैसे झूठ बोल रहे हैं, कैसे खबर बन जाता है, इसका उदाहरण आपको बताता हूं। आज दिन भर इस बात की चर्चा रही कि हाथरस की बेटी के परिवार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है, जिसमें पीड़ित परिवार ने अदालत से गुहार लगाई है कि उन्हें पुलिस के पहरे से आजाद करवाया जाए।
ये भी कहा गया कि पिटीशन में कहा गया कि पुलिस ने उन्हें घर में कैद कर रखा है, सुरक्षा के नाम पर परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, न किसी से बात करनी जा रही है। ये खबर हैरान करने वाली थी। हमने इसकी जांच की। इंडिया टीवी के संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे वहां पहुंचे, पीड़ित परिवार से बात की तो पता चला कि परिवार ने ऐसी कोई पिटीशन हाई कोर्ट में नहीं लगाई है। और इसके बाद इसकी छानबीन की गई तो पता चला पिटीशन फाइल करने की खबर आई कहां से। वाल्मीकि समुदाय के एक संगठन अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है और संगठन ने कहा कि वो हाथरस के पीड़ित परिवार की तरफ से पिटीशन फाइल कर रहा है। इस याचिका में वादी के तौर पर लड़की की मां, पिता और भाई का नाम दे दिया गया। पिटीशन में कहा गया है कि कहीं भी आना जाना फंडामेंटल राइट है, लेकिन हाथरस के पीड़ित दलित परिवार को जिला प्रशासन कहीं आने जाने से रोक रहा है। लेकिन हमारे संवाददाता से बात करते हुए लड़की के पिता ने कहा वो पुलिस की सुरक्षा से संतुष्ट हैं और हाईकोर्ट में फाइल की गई पिटीशन की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आप इस सुरक्षा से मतलब संतुष्ट हैं? तो हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई गई, आप ये कह रहे हैं कि मतलब वो गलत लगाई गई है? ना गलत फलत तो काउ ने कह दी होगी, अब जा चीज तो मैं नाम कह सकती हूँ। आप लोग पुलिस की हिरासत में तो नहीं है ना? अब पुलिस के कागज तो साथ में रहती है, हिरासत में तो नहीं। हाँ, मतलब हर समय हमारे पुलिस साथ में, ऐसी कोई दिक्कत ना आती। सुरक्षा के साथ सुरक्षा है हमारी। तो आप इस सुरक्षा से संतुष्ट हैं कि और कुछ आप चाहते हैं कि सुरक्षा और बढ़ाई जाए? ना ना, इतना ही सुरक्षा बहुत है हमारे पीछे, बहुत से कागज है, सब है। और इस सुरक्षा से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को? अब थोड़ी दिक्कत तो जी मान लो कि भगवान ने इतनी बड़ी दे दी है इन लोगों ने, जाते बड़ी दिक्कत का हो और का होगी जाते। ये तो आने जाने वाले हैं, उनसे क्या बंदोबस्त किया जाएगा? अब ये है कि उनकी सुरक्षा है, वो कोई अलग कोई कहानी न बन जाए तो सुरक्षा सही लगाइए। और वो सीसीटीवी हमने देखा, सीसीटीवी लगाया गया है, बाहर भी पुलिस वाले खड़े हैं, जो भी आ रहा है उसका सब चीज डिटेल नोट किया जा रहा है। हाँ, इससे तो आप लोग सुरक्षित हैं? हाँ, सुरक्षित हैं, जा चीज तो सुरक्षित है। ये बात सही कि इस परिवार की सुरक्षा के इंतजाम जबरदस्त हैं। परिवार को 3 लेयर सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। गांव के एंट्री पॉइंट से लेकर घर तक हर जगह पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई है। सीसीटीवी और मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। हर आने जाने वाले की डिटेल ली जा रही है। पीड़ित परिवार के हर सदस्य के साथ हर वक्त पुलिस के 2 जवान तैनात रहते हैं। 3 लेयर की सिक्योरिटी दी जा रही है। एक लेयर की जो सिक्योरिटी है वो गांव के बाहर है, वहां पे भारी पुलिस का बंदोबस्त है। दूसरे लेयर की सिक्योरिटी जो है पीड़िता के इस घर के बाहर, जहां अभी हम खड़े हैं, इस घर के बाहर पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। और तीसरे लेयर की सुरक्षा पीड़िता के जो माताजी हैं, पिता हैं, भाई हैं, उनके साथ पुलिस के 2 जवान शैडो की तरह लगाए गए हैं, जो 24 घंटे उनके साथ रह रहे हैं। इसके अलावा पीड़िता के घर में ये सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। करीब 8 सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं और इस सीसीटीवी कैमरे के जरिए इस पूरे घर की निगरानी की जा रही है कि कहीं कोई इस माहौल का अनुचित फायदा न उठा पाए। मेरी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास ये इंटेलिजेंस इनपुट है कि हाथरस की बेटी के परिवार की जान को खतरा हो सकता है। कुछ लोग माहौल को खराब करने के लिए इस परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। एहतियात के तौर पर पीड़ित परिवार को 3 लेयर सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। एक तरफ ये परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ आरोपी अपने बचाव में जुटे हैं। रेप और मर्डर के आरोप में जेल में बंद 4 आरोपियों ने हाथरस के एसपी को एक चिट्ठी लिखी है। इस लेटर में आरोपियों ने कहा कि वो बेकसूर हैं, उन्होंने इस हत्याकांड को ऑनर किलिंग का रूप देने की कोशिश की है। एसपी को भेजी इस चिट्ठी में केस के मुख्य आरोपी संदीप ने कहा उसकी पीड़ित लड़की से दोस्ती थी, कभी कभी फोन पर बात होती थी, लेकिन लड़की के परिवार वालों को यह दोस्ती पसंद नहीं थी। घटना वाले दिन 14 सितंबर को खेत में वो लड़की से मिला था। लड़की के माँ और भाई भी साथ थे। उनके कहने पर वो घर चला गया। बाद में गांव वालों से पता चला कि लड़की की माँ और भाई ने उसे पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। चिट्ठी में संदीप ने दावा किया कि उसने पीड़ित लड़की के साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया। लड़की के परिवार वालों ने उसे झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज दिया और अब उन्हें इंसाफ दिया जाए। सबको अपनी बात कहने का हक है, अपने बचाव में तर्क देने का अधिकार है, इसलिए आरोपी की बात भी सुनी जानी चाहिए। अब जांच हो रही है और फैसला अदालत पर छोड़ दिया जाना चाहिए।
आज कोलकाता में दिन भर बीजेपी के वर्कर्स और पुलिस के बीच संघर्ष दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला अब धीरे धीरे गंभीर हो रहा है। आज राजनीतिक हत्याओं के विरोध में बीजेपी ने पूरे बंगाल में जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। कोलकाता में बड़ी रैली की। बीजेपी वर्कर्स को रोकने के लिए बंगाल की पुलिस ने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जगह जगह जमकर लाठियां बरसाई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए। पुलिस की बर्बरता से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कई जगह आग लगाई गई, गाड़ियों के टायर जलाए गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑफिस तरफ बढ़ने की कोशिश की गई। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में हो रहे इस आंदोलन को दबंगा चलो का नाम दिया गया है। आज बीजेपी ने 4 बड़ी रैलियां की थी, जिनमें 3 रैलियां कोलकाता में और 1 रैली हावड़ा में की गई। हावड़ा में भी जमकर हंगामा हुआ, पत्थर चले और पुलिस ने टीयर गैस के गोले भी छोड़े, लाठीचार्ज किया। इस प्रोटेस्ट में बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के अलावा पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और मुकुल रॉय जैसे बड़े नेता भी सड़कों पर उतरे। मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ 24 परगना के टीटागढ़ में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की रविवार शाम को मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से बीजेपी के वर्कर्स काफी नाराज हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को अब तक अरेस्ट किया है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है। वामपंथियों के जमाने में भी होती थी। इसी के खिलाफ आंदोलन करके ममता बनर्जी पावर में आई। लेकिन दुख की बात है कि ममता की सरकार के राज में राजनीतिक हिंसा कम होने के बजाय बढ़ गई है। लोगों को लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग अपने विरोधियों को सरवाइव नहीं करने देते। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध की जगह है, हिंसा की कोई जगह नहीं है। और ये बात ममता बनर्जी को अभी से समझनी पड़ेगी।